दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल की क्लास में हम लोगों ने घन घनाभ को पढ़ा था, उसके फॉर्मूले जाने थे, उसके डायग्राम को जाना था और उसके बाद हमने बहुत कम प्रॉब्लम किए थे, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन किए थे। आज की क्लास में हम लोग घन घनाभ के ही और भी बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं या आने की संभावना है उस तरह के क्वेश्चन की, वो हम लोग करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने घन घनाभ के सारे सूत्र याद कर लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि 5 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली क्लास में कर लिए थे। पहला क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक घन की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर लंबी है। प्रत्येक भुजा घन की 8 सेंटीमीटर लंबी है। तो कह रहा है घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि यदि किसी घन की भुजा मालूम है तो विकर्ण की लंबाई होती है भुजा रूट 3। तो हमारे पास जो विकर्ण है ना दोस्तों, वो विकर्ण आ जाएगा भुजा रूट 3 माने 8 रूट 3। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को जरा पढ़ते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि एक 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को बनाने के लिए कितने ईंट चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची हो। आपको एक दीवार बनानी है, उस दीवार का मेजरमेंट दिया हुआ है कि 8 मीटर लंबी है, 6 मीटर ऊंची और 22.5 मीटर चौड़ी, सेंटीमीटर चौड़ी है, ठीक है। और एक ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है। तो दोस्तों जो हम दीवार बनाएंगे ना, उस दीवार का आयतन और एक ईंट के आयतन का अगर भाग दे दें तो हमारे को ईंटों की संख्या मिल जाएगी। मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि जब दीवार बनाएंगे तो आयतन की जरूरत पड़ेगी। तो दीवार का आयतन बराबर होगा, मान लेते हैं कितनी ईंट बनानी है हमको मालूम नहीं है, मान लिया n ईंट बनानी है। तो n ईंट से दीवार बनेगी, n ईंट से दीवार बनेगी। मान लेते हैं ईंटों की संख्या कितनी है, n है। तो इसमें अगर एक ईंट के आयतन का भाग दे दें, एक ईंट का आयतन, तो मान तो दीवार के आयतन के बराबर आ जाएगा। मान दीवार का आयतन बराबर n ईंटों की संख्या है, इसको हमने एक ईंट की संख्या से गुणा कर दिया। हम मान के चल रहे हैं कि बजरी और सीमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, वरना आपके दिमाग में ख्याल आएगा कि सर दीवार बनाएंगे तो बजरी और सीमेंट भी तो लगेगा, तो उनका भी तो आयतन होगा। हम अभी इस प्रॉब्लम में उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं, उसको मान रहे हैं कि वो नहीं है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, क्योंकि उसके बारे में कोई डिस्कशन किया हुआ नहीं है। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भी दीवार बनेगी ना, वो सिर्फ ईंटों की बन रही है। तो हमारे पास जो दीवार का आयतन होगा वो क्या होगा, जितने भी ईंट लगे उनके आयतन के बराबर होगा। तो मान लेते हैं ईंटों की संख्या n है और उस n को मैंने एक ईंट के आयतन से गुणा कर दिया। तो ये हमारे पास पूरा कंडीशन बन गया है। तो हमको क्वेश्चन वाले ने पूछा है कि संख्या कितनी है, n कितना है, तो आप एक ईंट के आयतन का भाग दे दो। तो हमारे पास जो n का मान आएगा वो दीवार का आयतन। अब दीवार कैसी है, घनाभ के जैसी, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, 8 इंटू 6 इंटू 22.5 बटा एक ईंट का आयतन। एक ईंट का आयतन तो ईंट की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 25 इंटू 11.25 इंटू 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जितनी भी यूनिट दे रखी है ना, वो सारी कुछ तो मीटर में है, कुछ सेंटीमीटर में है। तो या तो सबको मीटर में बदलो या सबको सेंटीमीटर में बदलो, एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, सबको सेंटीमीटर बना लेते हैं, क्योंकि हमारे को ज्यादा यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ है। देखो ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है। तो मैं ये दोनों जो मीटर में है ना, इसको सेंटीमीटर में बदल देता हूँ। तो आपको मालूम है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो हम इसमें क्या करते हैं,
इस 8 को मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुणा, फिर इस 6 को भी सेंटीमीटर में बनाने के लिए 100 से गुणा। तो ये तो हो गया पूरा सेंटीमीटर में बदल गया। अब आप कहोगे कि सर एक काम और करिए, एक काम ये कि इस पॉइंट को हटाओ। तो मैं जैसे यहां से अगर पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर आ जाएगा 2 जीरो, और यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे आ जाएगा 1 जीरो। अब सारा काम सॉल्व हो चुका है। अब आपका कैलकुलेशन पार्ट बचा, तो अब आप आराम से इनका कैलकुलेशन कर लीजिए। इस तरफ कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया, हाँ सर बिल्कुल आराम से कट गया। फिर 25 से 225 काट दिया सर 9 बार, 25 9 225। ठीक है सर, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप कहोगे सर 9 से इसको काट दो, 9 एकम 9, 9 से 1125 कटेगा, 9 एकम 9, बचा कितना 2, 2 और 2 मिलके 22, 22 में 2 का भाग, 9 दूनी 18, बचा कितना 4, 4 और 5 45, 9 पंजे 45। अब आप कहो सर अब 25 से काटो इसको, तो 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। अब आप कहोगे सर 5 से काट दो, तो 5 से काट दिया, 5 से काट दिया इसको हमने 10 को, तो 5 दूनी 10, और 6 से सर 6 कट गया, तो नीचे से सारी टर्म कट गई, जो बचा वो ऊपर ही बचा। बचा क्या हमारे पास, एक तो 8, ये 4 और ये 2। अब इनका गुणा करो, तो 4 दूनी 8, 8 इंटू 8 64, तो n का मान हो गया 64, और ये 100 और बचा हुआ था तो 6400। यही हमारे प्रॉब्लम का आंसर है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है, थोड़ा सा अपन प्रॉब्लम करते करते कैलकुलेशन भी सीख जाएंगे। क्वेश्चन की अप्रोच बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो सीखना और प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम तो क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना संख्या का, तो बड़े के आयतन में छोटे के आयतन का भाग देता है, हम तो सिर्फ इतना ध्यान रखते हैं, फटाफट टाइम बच जाता है कि जब भी संख्या का क्वेश्चन आए ना, तो बड़े वाले आयतन में छोटे वाले के आयतन का भाग। अब बड़ी डेफिनेटली दीवार होगी, छोटा ईंट होगा, तो उसके आयतन से भाग दे दो, सीधा आपका आंसर आ जाता है। तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन वाले ने क्या बोला है, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा तथा 3.3 मीटर ऊंचा है। एक कमरे में कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे जबकि प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर की आवश्यकता है। कितने व्यक्ति बैठ पाएंगे, फिर से संख्या का क्वेश्चन है। तो भैया संख्या कैसे निकालेंगे, तो आप कहोगे सर संख्या का सूत्र होगा बड़े के आयतन में छोटे का भाग। तो बड़ा तो कमरा है, तो कमरे के आयतन में व्यक्ति के आयतन का भाग दे दो, तो कमरे का आयतन कितना होगा, आप कहोगे सर 10 इंटू 8 इंटू 3.3, और ये सब मीटर में है। नीचे एक व्यक्ति के आयतन का भाग, अब प्रत्येक व्यक्ति को 3 घन मीटर। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन लैंग्वेज के अकॉर्डिंग गलत है। क्यों गलत है मैं आपको बताता हूँ। वैसे हम आंसर निकाल लेंगे, पर थोड़ा लैंग्वेज जो है ना, कुछ चेंजेस होना चाहिए था। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग गलत लग रहा है मुझे, इसलिए लग रहा है क्योंकि व्यक्ति जो बैठेंगे ना रूम में, जैसे ये रूम है हमारे पास, मान लो अभी जैसे इस स्टूडियो की बात करते हैं कि ये रूम है। अब इस रूम में अगर व्यक्ति को बैठाएंगे तो डेफिनेटली व्यक्ति फर्श पे ही बैठ पाएंगे। क्या हम व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति के ऊपर व्यक्ति के ऊपर थोड़ी बैठा पाएंगे, वो तो फर्श पे बैठ जाएंगे, बाकी सारा एरिया खाली रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि कमरे का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, और उसमें ये होना चाहिए कि एक व्यक्ति को जो एयर चाहिए, हवा चाहिए, वो मान लो 3 घन मीटर की हवा चाहिए। तो ऐसा करके कुछ क्वेश्चन होना चाहिए था जो लैंग्वेज में सही हो कि हवा पूरे रूम में भर सकता है, पर व्यक्ति पूरे रूम में नहीं बैठ पाएंगे, वो तो फर्श पे ही बैठ पाएंगे। तो लैंग्वेज में थोड़ी सी मिस्टेक मुझे लग रहा है, पर कोई बात नहीं, अब जैसा दिया है वैसा हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कमरे का आयतन, उसमें एक व्यक्ति के आयतन का भाग देते, तो एक व्यक्ति का आयतन कितना है 3 घन मीटर, लिख लेते हैं 3। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तब आप कहोगे सर इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करो ना, आप पहले ये पॉइंट हटाओ, तो पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 3 से 33 कट जाएगा कितनी बार, 11 बार, और 10 से 10 कट गया सर, 11 इंटू 8 88, तो 88 व्यक्ति बैठ पाएंगे। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल था, तो जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन वाले ने आपसे कहा है
कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 19 सेंटीमीटर दिया है। देखिए, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, इन सब का योग दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। और इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी है। अब मुझे बताओ घनाभ का विकर्ण क्या होता है? तो आप कहोगे सर घनाभ का विकर्ण होता है लॉन्डर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बराबर में 5√5, इतना सेंटीमीटर। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों साइड इसका स्क्वायर कर देता हूं। तो दोनों साइड जैसे स्क्वायर करूंगा तो दोस्तों ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 का रूट 5 का स्क्वायर 5, 25 इंटू 5 125, तो ये कितना आ गया 125। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब आप जरा मुझे बताओ घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? तो आपको सर ये होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी आपसे क्वेश्चन वाला इसके बारे में बात कर रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मेरे दोस्त अब यहाँ पे आपको एक एल्जेब्रा का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। एल्जेब्रा का एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इधर लिख रहा हूं मैं 2ab प्लस बी सी प्लस सी। ये होता है हमारे लिए एक एल्जेब्रा का फॉर्मूला। बहुत काम का फॉर्मूला है जिसका हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय यूज करेंगे। तो हमारे को ये मालूम है, देखो एल बी एच, एल प्लस बी प्लस एच। तो हम एक काम करते हैं, ये दिया हुआ हमारे को, ये दिया हुआ है और ये हमसे पूछा, यही तो है हमारे पास, यही तो पूछा क्वेश्चन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, इसका होल स्क्वायर दोनों साइड। तो जैसे ही आप इसका होल स्क्वायर करोगे ये दोस्तों बन जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 LB प्लस बी एच प्लस एच एल। आराम से समझो, इसी फॉर्मूले का यूज करके मैंने इसका वर्ग किया है, इसका वर्ग किया है दोनों साइड। और 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 361, तो ये हो गया 361। अब आप कहोगे कि सर हमारे को जो वैल्यू चाहिए ना वो इसकी वैल्यू चाहिए। अच्छा, ये हमको मालूम भी है सर, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख लेते, कितनी दे रखी है 125, ये 125 यहाँ रखेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को जो इसकी वैल्यू है ना 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 361 माइनस इसका मान 125 था, यहाँ लिख दिया 125। अब 361 में से 125 घटाओ तो 11 में से 5 घटाओगे 6, 5 में से 2 घटाओगे 3, और 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो 236 वर्ग सेंटीमीटर, यह हमारा आंसर आएगा। तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। तो बहुत सिंपल था ना, एकदम आसान था, बस आपको इसका फॉर्मूला ये थोड़ा सा यहाँ पे याद करना था, ये एक नई बात थी। तो हम जितने ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे कहीं ना कहीं कुछ कुछ नई बातें हमको सीखने को मिलेगी। तो आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि किसी घनाभ के तीनों संगत फलकों का क्षेत्रफल, घनाभ है और घनाभ के संगत 3 फलक, ध्यान रखिए फलक कितने होते हैं 6, पर यहां बात किसकी कर रहा है 3 संगत फलक। अब 3 संगत फलक क्या होते हैं? तो 3 संगत फलक का मतलब है आसपास वाले 3 संगत फलक, जो कि कल हमने डायग्राम बनाया था ना, उस डायग्राम में हमने देखा था कि जो 3 संगत फलक आएंगे ना घनाभ के, वो कौन से आएंगे? तो वो जो 3 फलक आएंगे ना दोस्तों वो घनाभ के, अब मेरे से डायग्राम थोड़ा सा गलत हो सकता है कि बन जाए, उससे आपको मैनेज करना पड़ेगा। आइए ये हमारे पास आ गया घनाभ। अब दोस्तों इस घनाभ की जो 3 संगत फलके होंगी ना, वो 3 संगत फलके कौन सी होगी? तो एक तो हमारे पास होगी ये वाली,
ये फलक, पास पास वाले तीनों फलकों की बात चल रही है भाई। एक तो ये, एक हमारे पास होगी ये पिंक वाली, एक हम ले लेते हैं और इसके आसपास के एक दो हो गए, और एक ये सामने वाली फेस, सामने वाली जो है ना, ये सामने वाली फलक, इसको मैं ले लेता हूं और इसका कलर ले लेते हैं अपन कुछ, ये ले लेते हैं या ये ले लेते हैं। तो ये कलर ले लिया हमने, ये सामने वाली फलक आ गई। तो ये जो तीन फलक है ना, ये इनकी बात कर रहा है, ये तीन संगत जो फलक है ना, इनकी बात, पास पास वाले तीनों फलकों की बात कर रहा है। और कह रहा उनके क्षेत्रफल दिए हुए हैं। तो सबको मालूम है कि सर संगत फलक जो होते हैं ना, संगत फलक, तो घनाभ का संगत फलक आयताकार होते हैं। इसका मतलब ये पहली फलक इस नीचे वाले की बात कर रहा है कि सर ये x है, ये y है और ये z है, ऐसा दिया गया है। इनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, देखो ध्यान से, क्षेत्रफल की बात कर रहा है। इसका मतलब पहले जो नीचे वाला फलक होगा, आपको सर इसको आपने कल बताया था l, और ये बोला था आपने कि b होता है चौड़ाई, और ये h होता है h। तो अगर हम पहले वाले की बात करें तो वो कितना होगा LB, वो कितना होगा कैपिटल X। दूसरा वाला मान लिया वो BH हो गया, तो BH हो गया, तो BH का कितना हो जाएगा Y, और तीसरे वाला HL होगा, और वो कितना दिया हुआ है Z। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई कि हाँ सर, घनाभ के तीनों जो सतह है संगत पास पास की, उनमें लंबाई चौड़ाई उनका क्षेत्रफल दिया है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई x दिया हुआ है, चौड़ाई इंटू ऊंचाई y दिया हुआ है, और ऊंचाई इंटू लंबाई z दिया हुआ है। ये तो बात हमको समझ में आई। पर अब सर क्वेश्चन वाला क्या मांग रहा है, क्वेश्चन वाला कह रहा है घनाभ का आयतन कितना होगा। तो मेरे दोस्त आप मुझे बताओ, घनाभ के आयतन का सूत्र क्या होता है। आप कहोगे सर घनाभ का आयतन, घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये होता है घनाभ के आयतन का सूत्र, मतलब L इंटू बी इंटू एच, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो सर हम LBH का मान निकालना चाहते हैं, बिल्कुल। तो हम एक काम करते हैं ना, LBH का मान सर यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। इन तीनों का आपस में गुणा कर लेते हैं, इन तीनों का आपस में गुणा। तो L कितनी बार है, 2 बार, तो L स्क्वायर हो जाएगा। B कितनी बार है, 2 बार, B स्क्वायर। H कितनी बार है, 3 बार, H स्क्वायर, बराबर इधर x y z। हमको तो सिर्फ LBH चाहिए, तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं LBH पूरे का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। x y z, तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, तो LBH का मान हो जाएगा अंडर रूट एक्स वाई जेड। तो मतलब हमारे पास जो आयतन आएगा वो आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई जेड, इतना घन सेंटीमीटर या घन इकाई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के प्रॉब्लम जिनमें वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ना दे, वो भी आप आराम से सोच सकते हो। कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा क्वेश्चन वाला बोलता है बस वैसा वैसा लिखिए, और फिर जो पूछा उसके बारे में सोचिए, खटाक से क्वेश्चन बनेगा आपसे, एकदम डेफिनेटली बनेगा ही बनेगा। तो आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम आते हैं हमारे अगले प्रॉब्लम में, क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि किसी घन की भुजा दुगनी कर देने से इसका आयतन कितना गुना बढ़ेगा। मान लीजिए किसी घन की भुजा पहले x थी और इसका आयतन v था, तो आयतन कितना होता है भाई, भुजा क्यूब। ये पहले की बात है, ये कब है, पहले। अब क्या कर रहे हैं, अब देखते हैं। तो सर अब क्या कर रहे हैं पता है, इस भुजा को दुगना कर रहे हैं, माने उसको 2x कर दिया, तो आयतन बदल जाएगा। आयतन मान लिया v डेस हो गया, आयतन कितना हो गया, v डेस। तो आयतन क्या होगा बताओ। तो आपको सर भुजा क्यूब माने 2x का होल क्यूब, और 2x का होल क्यूब होगा सर 8x क्यूब, और सर x क्यूब को बोला है आपने v आयतन, तो v डेस हमारे पास आ जाएगा 8v। इसका मतलब ये होगा दोस्तों कि जो पहले आयतन v था ना, वो अब आयतन कितना हो जाएगा, 8v हो जाएगा। 8v होने का मतलब आयतन 8 गुना बढ़ जाएगा। तो 8 गुना आयतन हमारा बढ़ेगा, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है कि अगर किसी घन की भुजा को दुगना कर दिया जाए
तो आयतन 8 गुना हो जाएगा, 3 गुना कर दिया जाए तो आयतन 27 गुना हो जाएगा। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब आइए, अब हम आते हैं आगे हमारे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन वाले ने बोला है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात दिया है 8:27। दो घन है, उनके आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 8:27। तो कह रहा है इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो मेरे दोस्त मुझे बताओ, दो घनों के आयतनों का अनुपात, पहला घन मान लिया V1 है और दूसरा घन मान लिया V2, इन दोनों के आयतनों का अनुपात दिया हुआ है 8:27। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो पहले वाले घन की भुजा मान ली हमने कितनी है x, और दूसरे वाले घन की भुजा मान ली हमने y है। तो इसका मतलब x³ अपॉन y³ का मान दिया हुआ है 8/27। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है, यही तो हुआ आयतनों का अनुपात 8/27। तो क्या हम इसको, हमको तो चाहिए भुजाओं का अनुपात, अनुपात को हम भिन्न में लिख सकते हैं x/y। हमने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ा था, तो यानी x/y चाहिए। तो यहाँ से हम सर इसको है ना एक साथ में ऐसा भी लिख सकते हैं, x/y³ बराबर 8/27। अच्छा, 8/27 को भी सर एक काम करो ना, क्यूब की फॉर्म में लिखो, तो ये होता है 2/3 का क्यूब। अब आपको मालूम है दोनों का पावर सेम है, और पावर सेम होने के साथ साथ बीच में बराबर का निशान है। तो दो घातांक में अगर घाते समान है और बीच में बराबर का निशान है, तो ये तभी हो सकता है चमत्कार जब ये आधार भी आपस में बराबर हो जाए। इसका मतलब x/y का मान कितना आ जाएगा, 2/3। तो यही हमारे पास इनकी भुजाओं का अनुपात हो जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर बी। तो भुजाओं का अनुपात कितना आ गया, सीधे 2:3। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर आपके पास कभी भी आयतन का अनुपात दिया गया हो घन का, और भुजाओं का अनुपात निकालना हो, तो क्यूब रूट निकाल दो। 8 का क्यूब रूट 2 और 27 का क्यूब रूट 3। तो सीधे आपका आंसर कितना आ जाएगा, इसका क्यूब रूट कर दिया और इसका भी क्यूब रूट कर दिया। तो हमारे पास क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, पावर 1/3। तो यह आ गया 2:3, 2:3। और अगर कभी भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है और आयतन का अनुपात निकालना है, तो आयतन भुजा क्यूब होता है, तो इसका क्यूब कर दो, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। तो आंसर अनुपात आ जाएगा 8:27। तो हम ऐसा कर सकते हैं, है ना, बहुत आराम से। तो मुझे लगता है समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 12। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। आइए, क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को कुछ छोटे घनों में काटा गया है। माने एक घन है जिसकी 6 सेंटीमीटर भुजा है और उसको काट काट कर छोटे घन बनाए गए हैं। ऐसा होता है ना, कई बार बड़ी चीजों को हम काट काट के छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास ऐसा ही कहा गया है कि एक 6 सेंटीमीटर भुजा का घन है, उसको काट कर छोटे छोटे घनों में बांटा गया है। अच्छा, अब जरा सोचिए कि जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, कि जब हम किसी चीज को काटते हैं, जैसे हमारे पास कोई घन है, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि एक पनीर का टुकड़ा है ना, पनीर का टुकड़ा है, घन के शेप में है, उसको हमने छोटे छोटे पनीर के पीसेस में काटे। तो मान तो जितना वजन बड़े वाले का होगा ना, उतना ही उन छोटे वाले टुकड़ों का भी होगा। वेट तो सेम रहेगा, वेट थोड़ी बदलेगा। इसका मतलब बड़े पनीर के टुकड़े का आयतन और जो आपने छोटे टुकड़े बनाए हैं ना, उनके आयतन दोनों के आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब जब भी हम लोग किसी चीज को एक चीज से दूसरी चीज में बदलते हैं ना, बड़े चीज को छोटे में बनाते हैं या किसी को पिघलाकर दूसरे चीज बनाते हैं, जब कभी भी माने एक वस्तु से दूसरी वस्तु जब बनाई जाती है, तो दोनों का आयतन उस केस में सेम रहता है, आयतन बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मुझे लगता है ये बात समझ में आई, इसी कॉन्सेप्ट का इसमें यूज होगा। अब आगे यहां सर काटा गया है, जिनमें से प्रत्येक छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है और सारे छोटे घन की भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है घनों की संख्या, फिर से संख्या का क्वेश्चन। तो आपको पता है ना, संख्या के क्वेश्चन में क्या करते हैं, बड़े वाले के आयतन में छोटे वाले आयतन का भाग। तो संख्या हमारे पास आ जाएगी सीधे, संख्या बराबर होगा बड़े घन का आयतन, बड़ा घन की भुजा
6 सेंटीमीटर। तो आयतन क्या होता है, आप कहोगे सर भुजा क्यूब, बटे में छोटे घन की आयतन, एक छोटे घन का आयतन, छोटे घन की भुजा 2, तो आयतन कितना होगा 2 का क्यूब। अब आप इसको कहोगे कि सर इसको 6/2 का होल क्यूब लिख दो, और फिर आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ये 2 से 6 कट गया 3 बार, और 3 का क्यूब हो गया 27। इसका मतलब टोटल हम 27 घन बना सकते हैं इसके। तो बराबर बराबर पीसेस अगर किए जाए तो कितने घन बनेंगे, टोटल 27 घन बनेंगे। तो बहुत आराम से बात समझ में आई। अब आप जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 14। आइए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, एक घनाभ है, घनाभ का आयतन एक घन के आयतन का दुगुना है। बहुत अच्छा। एक घनाभ में थोड़ा सा इसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं ना अपन, ठीक है, हाईलाइट करते हुए चलते हैं ताकि समझ में आए। एक घनाभ का आयतन घन के आयतन का दुगुना है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अगर बात को समझे, हमको ये समझ में आ रहा है कि एक तरफ हम लिख रहे हैं क्यूबॉइड घनाभ और दूसरी तरफ लिख रहे हैं हम लोग क्यूब। तो जो घनाभ का आयतन है ना, वो घन के आयतन का दुगुना, मतलब ये 1 है तो ये 2 है। बात समझ में आ गई? हाँ सर, एकदम बात समझ में आई कि अगर ये 1 रहा होगा तो ये 2 रहा होगा। अब आगे चलते हैं कि सर अब आगे बताइए, आगे क्या कहना चाहते हैं आप। आगे बोल रहा है यदि घनाभ की विमाएं, विमाएं का मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यदि घनाभ की विमाएं 9, 8 और 6 सेंटीमीटर हो तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, घन का। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। ये पिंक कलर वाला जो मैंने लिखा है ना, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब जरा समझते हैं कि सर काम करो, घन की विमाएं दे रखी है, ये आयतन का अनुपात है, ठीक है। तो सर एक काम करते हैं ना, एक काम ये करते हैं कि हम क्यों ना आराम से आयतन निकाल लेते हैं पहले। तो मुझे बताओ घन का आयतन कितना होगा, घनाभ का आयतन कितना होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मालूम है, तो इसका आयतन हो जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 6, और सब सेंटीमीटर में है तो कोई दिक्कत है नहीं। ये आ गया सर घन का आयतन, और ये जो घन का आयतन है ना, इसका आधा, सॉरी घनाभ का आयतन है ये, और घनाभ के आयतन का आधा होगा घन का आयतन, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हो गया है इसका ये दुगुना है, तो इसका ये आधा होगा। घन क्या होगा, घनाभ का आधा। तो ये जो भी क्षेत्रफल आया है ना, सॉरी जो भी आयतन आया है ना, इसका आधा घन का आयतन हो जाएगा। इसका मतलब मेरे को यहां से घन का आयतन मिल गया। सर आपके घन का जो आयतन होगा ना, वो इस आयतन का आधा होगा। इसका मतलब 9 गुणा 8 गुणा 6/2 ये हो रहा होगा। और इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 से 6 कट गया 3 बार, और ये होता है सर 8 3 24, और 24 का 9 से गुणा कर दो, तो 24 इंटू 9 करोगे आ जाएगा 216। तो घन का आयतन आ गया 216, और घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब। तो ए क्यूब का मान 216, तो ए का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी आपके पास घन की भुजा आ गई 6 सेंटीमीटर। बहुत आराम से निकाल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये लाइन को पढ़ो, पिंक वाली को, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो मेरे दोस्त घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, ये होता है सर 6a²। इसका मतलब 6 इंटू 6 का स्क्वायर 36 माने 216 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर है, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बहुत सिंपल है, जैसा जैसा बोला है ना, बस वैसा वैसा काम कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी चमत्कारी काम नहीं हो रहा है। बहुत जैसा क्वेश्चन वाला बोलता है वैसा काम करते हैं, फॉर्मूले याद रखते हैं, बस क्वेश्चन बन जाता है। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं आने वाला है। अब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो मैं हाईलाइटेड पार्ट को मिटा देता हूँ। चलिए अब आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 15, देखो भाई, फिर से वही आराम से पढ़ने का टाइम है।
सर पढ़ेंगे आराम से क्वेश्चन को। 1 मीटर, 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारे वाले 3 घन पिघलाकर एक नया घन में परिवर्तित किया गया है। 3 घन है हमारे पास, तीनों घन के किनारे, किनारे माने भुजा एक ही बात है ना, किनारा बोलो या भुजा बोलो एक ही बात है। इनके किनारे दिए हुए 1 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, और इनको पिघलाकर एक नया घन बनाया गया। ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आ गई। कह रहा है तदनुसार उस नए घन की संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो किसी भी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तब आता है जब उसकी भुजा मालूम हो। जब तक उसकी भुजा मालूम नहीं होगी हम उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे, है ना। तो बात करते हैं कि सर आप मुझे बताओ, अगर 3 घन को पिघलाकर नया घन बना रहे हैं तो नए घन का आयतन और इन तीनों घन के आयतन का योग बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये लाइन लिख देनी चाहिए अब यहाँ पे, आपको एकदम बात समझ में आ गई कि सर इसका मतलब ये हुआ कि नए घन का आयतन बराबर होगा तीनों घनों के आयतनों का योग। क्योंकि जो हम घन पिघलाकर नया घन बना रहे हैं तो जितना इनका आयतन होगा उतने ही आयतन का ये नया घन बनेगा। अब इस नए घन का आयतन मान लिया हमने भुजा क्यूब है, a क्यूब, और इन तीनों पुरानों घनों का आयतन तो इनका भी भुजा क्यूब होता है। तो पहले वाले की भुजा 1 मीटर तो 1 का क्यूब, दूसरे वाले की भुजा 6 मीटर तो 6 का क्यूब, और तीसरे वाले की भुजा 8 तो 8 का क्यूब। अब इसको हल करो तो हमारे पास आ जाएगा भुजा क्यूब बराबर 1 का क्यूब 1, 6 का क्यूब 216 और 8 का क्यूब हो जाएगा 512। इन सबको जोड़ोगे तो 2 और 6 8 और 1 9, 1 और 1 2 और 5 और 2 7, 729 आ गया। तो यहाँ से भुजा क्या होगी, 729 का वर्गमूल, सॉरी घनमूल था, 729 का घनमूल कितना आएगा 9 सेंटीमीटर। तो भुजा कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर। अब पूछा क्या था आपसे, उस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया घन का 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर, तो 6 इंटू 9 का स्क्वायर होता है 81, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 8 6 48, 6 4 486, 6 कम 6 8 6 48, इतना वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमारे इस प्रॉब्लम का आंसर होगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, 486 वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत आसानी से प्रॉब्लम बन गया। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। अब आप इसका भी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अगली जो हमारी क्लास होगी उस क्लास में हम लोग बेलन को पढ़ेंगे और बेलन के फॉर्मूले जानेंगे, और उसके साथ साथ में उस कॉन्सेप्ट को जानने के बाद बेलन पे आधारित हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।